प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी। इस व्याख्यान में हम राज्य के संबंध में उदारवादी विचारधारा पर चर्चा करेंगे। उदारवाद राजनीति की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है और यूरोप के देशों पर इस विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा है। उदारवाद का जन्म मध्य युग की अव्यवस्थाओं के कारण हुआ है, क्योंकि मध्य युग में व्यक्ति का जीवन बहुत पीड़ित था। व्यक्ति को जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता नहीं थी। राजनीति के क्षेत्र में राजा सर्वे सर्वा होता था और आर्थिक क्षेत्र में सामंतों का बोलबाला था तथा धार्मिक क्षेत्र में पोप का नियंत्रण था। यानी कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर सकता था। इसके बाद दो आंदोलन चले, पुनर्जागरण आंदोलन तथा धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण आंदोलन ने राजा की जड़ें खोदी और जनमानस को यह समझाया कि राजा भी हमारे जैसा ही मनुष्य है और हम भी राजा बन सकते हैं। तथा धर्म सुधार आंदोलन ने पोप की जड़ें खोदी और आम जनता को यह समझाया कि हम अपना भाग्य धर्म के भरोसे न छोड़ें, बल्कि खुद प्रयत्न करके अपने भाग्य का निर्माण करें। जहाँ तक उदारवाद के शाब्दिक अर्थ की बात है, तो उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहा जाता है और लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबरलिस शब्द से हुई है और लिबरलिस शब्द का अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। यानी कि इस सिद्धांत का पूर्ण सार यही है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। उदारवाद लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करता है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसर देना चाहता है। उदारवाद तानाशाही प्रणाली के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता। उदारवाद व्यक्ति को समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र मानता है। उदारवाद के आधारभूत सिद्धांत हैं व्यक्ति की गरिमा, उसके व्यक्तित्व की सुरक्षा, भाषण, विचार और समुदाय की स्वतंत्रता, सहनशीलता, धर्म और राजनीति की पृथकता, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण तथा व्यक्ति की अपनी प्रगति में विश्वास करने की क्षमता में विश्वास करना। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके जन्म और विकास को किसी एक दार्शनिक या विद्वान के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसका निरंतर विकास हुआ है। जॉन लॉक से लेकर लास्की तक और आगे भी इसका क्रम चलता जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। अतः उदारवाद को सीमाओं में बांधना एक कठिन कार्य है। जहाँ तक राज्य के संबंध में उदारवादी विचारधारा का प्रश्न है, तो इसमें बताया जा सकता है कि उदारवादी विचारधारा राज्य को मानव द्वारा निर्मित संस्था मानती है। इस विचारधारा का मानना है कि राज्य का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। उदारवादी विचारधारा राज्य को ईश्वरीय या प्राकृतिक संस्था नहीं मानती, बल्कि राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानती है, एक बनावटी मशीन मानती है। इनका कहना है कि राज्य रूपी मशीन का निर्माण मनुष्य ने अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है और यदि राज्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य और समाज के संगठन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। उदारवाद के अनुसार
मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति के विकास में राज्य व समाज का भी विकास है और व्यक्ति की भलाई में राज्य की भलाई है। इसलिए राज्य का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। उदारवादी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते हैं। मानवीय संस्थाएं और समुदाय व्यक्ति के लिए बने हैं, इसलिए राज्य का कार्य व्यक्ति की सेवा करना है। राज्य सेवक है, स्वामी नहीं। व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करना ही राज्य का उद्देश्य है। आधुनिक उदारवादी भी व्यक्ति और समाज के हित में सामंजस्य स्थापित करते हैं और दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, न कि विरोधी। उदारवादी राज्य की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, क्योंकि मध्य युग में चर्च का व्यक्ति के जीवन पर पूर्ण नियंत्रण था। उदारवादियों ने चर्च के विशेष अधिकारों का विरोध किया तथा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर बल दिया। उदारवादियों ने धार्मिक संस्थाओं को राज्य से अलग रहने की सलाह दी है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से धर्म की स्वतंत्रता देने पर बल दिया है। उदारवादियों के अनुसार धर्म व्यक्ति का आंतरिक मामला है, व्यक्तिगत मामला है और राज्य को व्यक्ति के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य का समर्थन करते हैं, क्योंकि उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है और उदारवाद लोक प्रभुसत्ता में विश्वास रखता है। उदारवाद के अनुसार मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए मनुष्य पर शासन उसकी सहमति से होना चाहिए। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति को अधिकार तभी मिल सकते हैं जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो और व्यक्ति को शासन के निर्माण में अधिकार प्राप्त हो। इसलिए उदारवाद का निर्वाचित संसद, वयस्क मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। उदारवाद निरंकुश शासन का विरोध करता है। उदारवाद सरकार की सीमित शक्तियों का समर्थन करता है। इसके अनुसार सरकार को सीमित शक्तियां होनी चाहिए और यदि सरकार मनमानी करती है, यानी कि देश की शासन प्रणाली मनमानी करती है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, तो जनता को ऐसी सरकार का, ऐसे शासन का विरोध करना चाहिए और उदारवाद जनता को विरोध करने का अधिकार देता है। और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि उदारवाद के जनक जॉन लॉक ने इंग्लैंड की 1688 की महान क्रांति का पुरजोर समर्थन किया था। इसके अलावा उदारवादी बहुसमुदायवादी समाज में विश्वास करते हैं। उदारवादियों के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों समुदायों का निर्माण करता है और समाज में अनेकों समुदाय होते हैं और राज्य भी एक समुदाय है। राज्य मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य और अनेक समुदायों का निर्माण करता है और राज्य इन विभिन्न समुदायों में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इसलिए उदारवाद के समर्थक लास्की और मैकाइवर ने बहुसमुदायवादी समाज की अवधारणा पर बल दिया है। इसके अलावा उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व शांति में विश्वास करता है। उदारवाद जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। उदारवाद विश्व बंधुत्व के आदर्श में विश्वास करता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को धीरे धीरे शांतिपूर्वक प्रगति करनी चाहिए और
उस राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की प्रगति में भी सहायता करनी चाहिए। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता एवं सीमा का आदर करना चाहिए और किसी राष्ट्र को भी किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध कभी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य शांतिपूर्वक साधनों के द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य संबंधी उदारवादी विचारधारा का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विश्व में सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए उदारवाद अस्तित्व में आया और शुरू में उदारवाद ने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया और व्यक्तिवाद के ऊपर बल दिया, परंतु बाद में उदारवाद ने राजनीति में समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया और बहुलवादी समाज को स्वीकार किया। शुरू में उदारवाद ने मुक्त बाजार व्यवस्था को जनहित में मानकर राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, परंतु बाद में उदारवाद ने बाजार व्यवस्था को जनहित के अनुरूप नियमित करने के लिए कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया है और आज कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को विश्व में सभी राष्ट्रों के द्वारा अपनाया गया है।